नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम रूसो की सामान्य इच्छा पर चर्चा करेंगे। रूसो के राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण आधार सामान्य इच्छा है। रूसो की समस्त धारणा में सामान्य इच्छा को प्रमुख रूप से स्थापित करने का प्रयास किया है। रूसो की सामान्य इच्छा में स्वतंत्रता, सत्ता, हित, सर्वव्यापकता, कर्तव्य आदि सभी का सामंजस्य दिखाई देता है। यहाँ व्यक्ति इच्छा को त्याग कर सामान्य इच्छा की ओर कार्य करता है, सामान्य इच्छा को स्थापित करता है और इस सामान्य इच्छा के द्वारा सबका कल्याण होता है, सबका हित होता है। अतः रूसो ने अपने समस्त राजनीतिक दर्शन में सामान्य इच्छा को स्थापित करने का प्रयास किया और सामान्य इच्छा के द्वारा न केवल संपूर्ण समाज का कल्याण होता है बल्कि व्यक्ति का भी कल्याण होता है। यथार्थ इच्छा, प्राय आदर्श इच्छा व यथार्थ इच्छा को एक ही माना जाता है, परंतु रूसो ने इसका अंतर बताया है कि यथार्थ इच्छा मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य केवल व्यक्तिगत स्वार्थ है, व्यक्तिगत हित के लिए कार्य करती है, जबकि आदर्श इच्छा मानव की संपूर्ण समाज के लिए कार्य करती है, इसमें संपूर्ण समाज का हित होता है। सामान्य इच्छा आदर्श इच्छा का वह योग मात्र है जिससे कि सबका कल्याण होता है। यदि हम आदर्श इच्छा पर चलते हैं तो निश्चित तौर पर सामान्य इच्छा की ओर बढ़ते हैं। सामान्य इच्छा के दो अंग हैं, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और दूसरा सामान्य हित। सामान्य इच्छा की विशेषता, सामान्य इच्छा में अखंडता पाई जाती है। सामान्य इच्छा का विशेष लक्षण यह है कि इसमें एकता पाई जाती है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। अद्वैतता, सामान्य इच्छा की प्रमुख विशेषता है कि किसी भी व्यक्तियों को यह हस्तांतरित नहीं की जा सकती, यह स्थायी रूप से निवास करती है। अविच्छेद्यता, सामान्य इच्छा प्रभु सत्ता से अलग नहीं की जा सकती। जिस प्रकार मनुष्य से प्राण को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार व्यक्ति से सामान्य इच्छा को अलग नहीं किया जा सकता, प्रभु सत्ता से अलग नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च व निरंकुश, सामान्य इच्छा सर्वोच्च है, निरंकुश है। इस पर देवीय प्राकृतिक परंपरागत नियमों का कोई प्रतिबंध नहीं है, न ही व्यक्ति के अधिकारों से इसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस पर किसी भी प्रकार का कभी भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ये सामान्य इच्छा सर्वोच्च है, निरंकुश है। स्थायी, सामान्य इच्छा स्थायी रूप से कार्य करती है। ये कोई भाव, आवेश, आवेगों के माध्यम से कार्य नहीं करती, ये मनुष्य के मन में स्थायी रूप से कार्य करती है और इस इच्छा से सबका कल्याण होता है। लोक कल्याणकारी, सामान्य इच्छा के द्वारा सबका कल्याण होता है, संपूर्ण समाज का हित होता है। ये सदैव लोक कल्याण के उद्देश्यों को लेकर कार्य करती है। विवेक पर आधारित, सामान्य इच्छा विवेक पर आधारित होती है, किसी भावनाओं में बहकर कार्य नहीं करती, ये बुद्धि और विवेक पर आधारित होकर कार्य करती है। सामान्य इच्छा की आलोचना, अस्पष्ट और अव्यवहारिक, सामान्य इच्छा की प्रमुख आलोचना यह है कि यह इच्छा अस्पष्ट और अव्यवहारिक दिखाई देती है, क्योंकि सामान्य हित की कल्पना करना संभव नहीं है। सामान्य हित जिससे सबका कल्याण होगा, इस प्रकार की इच्छा को लागू करना, स्थापित करना संभव नहीं है। यथार्थ इच्छा एवं आदर्श इच्छा का भेद काल्पनिक, रूसो ने सामान्य इच्छा के द्वारा यथार्थ इच्छा एवं आदर्श इच्छा का भेद किया है जो काल्पनिक दिखाई देता है, क्योंकि मानव सदैव जब कार्य करता है वह स्वार्थ हित में कार्य करता है, लोकहित में कार्य करता है, लेकिन रूसो के द्वारा स्वार्थ और लोकहित के कार्यों को अलग अलग करने का प्रयास किया है, जबकि व्यक्ति अपने उद्देश्यों को लेकर, अपने कर्तव्यों को लेकर, अपने स्वार्थ को लेकर, अपनी आवश्यकताओं को लेकर कार्य करता है। सामान्य हित की व्याख्या करना संभव नहीं, सामान्य हित को परिभाषित करना, सामान्य हित को लागू करना, सामान्य हित की पूर्ण रूप से स्थापना करना संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी कार्य से यह स्थापित नहीं किया जा सकता, यह नहीं कहा जा सकता कि इस कार्य से सदैव सबका कल्याण होगा। जो कार्य किया जा रहा है वह सबके कल्याण के लिए, यह कहना अत्यंत कठिन है। निरंकुश एवं अत्याचारी राज्य का पोषक, समान इच्छा के द्वारा निरंकुश व अत्याचारी राज्य का पोषण होता है,
क्योंकि सामान्य इच्छा का उद्देश्य अधिकारों की रक्षा करना है और एक विशेष समय में व्यक्ति अपने अधिकार सामान्य इच्छा के द्वारा राजा को सौंपता है, और यदि राजा स्वेच्छाकारी हो, दुराचारी हो, तो वो सामान्य इच्छा का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए प्रयोग कर सकता है, जिससे कि निरंकुश व अत्याचारी राज्य की स्थापना होती है। प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र में संभव नहीं। समान इच्छा जो प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रभु सत्ता में सक्रिय रूप से भाग लेना पड़ता है, और यह प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र में संभव नहीं। समान इच्छा में प्रभु सत्ता को स्थापित करने के लिए सभी व्यक्तियों को सक्रिय रूप से भाग लेना पड़ता है, जबकि प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र में यह संभव नहीं कि सभी व्यक्ति सक्रिय रूप से भाग ले सकें। समान इच्छा का महत्व। समान इच्छा की अच्छा विशेषताओं और कमजोरी के अलावा इसमें महत्व भी दिखाई देता है। समान इच्छा प्रजातंत्र की स्थापना करती है और इससे सबका कल्याण होता है। इसमें जन स्वीकृति, जन कल्याण, स्वतंत्रता, न्याय, कर्तव्य आदि जुड़े हैं, और ये सभी कार्यों में जनता शामिल है, और जहाँ सभी कार्य जनता के द्वारा किए जाते हैं, निश्चित तौर पर वह प्रजातंत्र की उद्देश्यों को लेकर कार्य करती है। प्रजातंत्र की स्थापना वहाँ होती है। समान इच्छा राष्ट्रवाद को भी स्थापित करती है। समान इच्छा के द्वारा सबका कल्याण होता है, संपूर्ण हित के लिए कार्य किया जाता है, लोक कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। समान इच्छा सदैव सबके कल्याण के लिए कार्य करती है। व्यक्ति व समाज के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करती है। सामान्य इच्छा व्यक्ति और समाज के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करती है। जिस प्रकार मनुष्य के अंग जुड़े होते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति व समाज भी जुड़ा होता है। वह दोनों सामंजस्य के साथ लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। सामान्य इच्छा सत्य को भी स्थापित करने का प्रयास करती है, सत्य को प्रतिपादित करती है। अतः सामान्य इच्छा इन विशेष महत्वों को लेकर कार्य करती है। धन्यवाद।